Okay, good morning student. Today we will discuss about the body fluid and circulation. Okay, the name of the chapter is the body fluid and circulation. Okay, body fluid means mainly two fluid are present in the body of the human. One is the blood and other is the lymph. ओके तो इस चैप्टर में हम पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड क्या है? ब्लड इज वन ऑफ द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है एंड कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड फोम्ड एलिमेंट्स। ये अपने अंदर क्या रखता है? प्लाज्मा एंड फोम्ड एलिमेंट जो है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा जो है वो 55% रहता है और जो फोम्ड एलिमेंट्स हैं वो 45% रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हम पहले प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड। कैसा है? क्या है? स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, और ये टोटल ब्लड का कितना है? 55% है। और ये मेनली इसके अंदर मेनली कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं वाटर एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है? वाटर रहते हैं और प्रोटीन्स रहते हैं। इसके अलावा लिटिल बिट अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ब्लड का प्लाज्मा टोटल 55% है तो जो वाटर और प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं वो कितनी अमाउंट में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है वो है 92% और जो प्रोटीन है वो है 6 to 8%। इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज वॉल्यूम है प्लाज्मा में वो वाटर का है। कितना है? 90 to 92%। तो देखिए क्या है कि जो प्रोटीन्स है 6-8% प्रोटीन, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेनली। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स देखते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर मेनली 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहला प्रोटीन है दिस इज द फिब्रिनोजन। ओके, फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। देन सेकंड वन इज द ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड वन इज द एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये 3 टाइप के मेनली प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और इन तीनों टाइप के ही प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शन है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम फिब्रोनोजन की बात करते हैं तो जो फिब्रोनोजन है वो मोस्टली बॉडी की कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करता है। यानी कि क्लोटिंग जो होती है ब्लड की वो फिब्रोनोजन प्रोटीन की वजह से होती है। उसके बाद ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोटीन और इसकी कई कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है दिस इज द इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करता है। तो इसलिए जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को बनाना। ठीक है, उसके बाद एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोटीन और ये क्या करता है कि बॉडी का जो भी ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ही प्रोटीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा है उसके अंदर कुछ अदर कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि क्या है
कि इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और मिनरल्स में क्या क्या है, जैसे कैल्शियम है, ओके, सोडियम आयंस है और मैग्नीशियम आयन है और बाइकार्बोनेट आयंस है। इस तरह से ये जो मिनरल्स है ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है लिटिल बिट अमाउंट में। उसके बाद अदर कंपोनेंट्स क्या है, अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, ठीक है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और कुछ क्लोटिंग फैक्टर भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अगर किसी प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो उस टाइम हम प्लाज्मा को कहेंगे सीरम। यानी कि प्लाज्मा और सीरम में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अगर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है देन वी और कॉल इट प्लाज्मा, और अगर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है देन व्हेन वी कैन कॉल इट सीरम। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द प्लाज्मा। उसके बाद में बात करते हैं कि व्हाट आर दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा है अगर वो 55% टोटल वॉल्यूम है ब्लड का, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स आपको डेफिनेशन में बताए थे कि वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो टोटल ब्लड का 45% प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ब्लड का वॉल्यूम ले लेते हैं और उसे सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमें सुपरनेटेड और पैलेट ऑब्टेन होगा। जो सुपरनेटेड है दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा है, और जो पैलेट में है दिस इज कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा है वो 55% है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये टोटल 45% है। अब देखिए कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड है। दीज आर कंटेन्स मेनली 3 टाइप ऑफ सेल्स। इसके अंदर मेनली 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। वन इज दी आरबीसीज, वन आरबीसीज है, सेकंड है दिस इज दी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और थर्ड वन है इसमें प्लेटलेट्स। अब देखिए आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, आरबीसीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि प्लेटलेट्स हैं इन्हें बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। तो दे आर कंटेनिंग सच टाइप ऑफ नेम्स, इन्हें हम इन नामों से भी बुला सकते हैं। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले हम आरबीसीज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द आरबीसीज। तो आरबीसीज क्या है कि आरबीसीज जो है, जो इनकी फॉर्मेशन होती है मेनली, अगर हम सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये हमारी रेड बोन मैरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। जहां जहां बॉडी के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट है वहां पे आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या है कि बाई कॉन्केव शेप में रहती है, इसकी जो शेप होती है वो बाई कॉन्केव शेप है, ठीक है, और ठीक है, बाय कॉन्केव शेप, ओके। और उसके बाद क्या है कि जो आरबीसीज हैं इनका टोटल नंबर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, दिस इज द एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये होता है 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस। इसका मतलब इतना नंबर जो है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर अवेलेबल होता है आरबीसीज का। और इसके अंदर क्या है, एट इमेच्योरिटी लेवल, जब आरबीसी इमेच्योर होती है उस टाइम इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होती है दिस डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। यानी कि मैच्योर होने पे आरबीसीज में ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वो ना तो एनारोबिक होती है ना एरोबिक होती है, ठीक है। लेकिन कैसे होती है, तो इसके लिए क्या है, ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस होती है जिसमें कि आरबीसीज जो है वो एनर्जी की फॉर्मेशन करती है। देखिए आरबीसीज के अंदर क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट है जिसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जो हीमोग्लोबिन है
यही रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज के कलर के लिए। आरबीसीज का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट है। उसके बाद में देखिए क्या है कि जो लाइफ साइकिल है आरबीसीज का वो होता है 120 डेज। 120 डेज मोस्टली इसका लाइफ टाइम है, उसके बाद ये रिन्यू होती है, नई बनती है। अब देखिए क्या है कि जो मेन फंक्शन है आरबीसीज का वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी कि बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसीज की हेल्प से होता है। तो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द आरबीसीज। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या है, ल्यूकोसाइट। ओके, द सेकेंड टाइप इज द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं। और सबसे पहली बात है इसके बारे में कि ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इनके जो नंबर होते हैं बॉडी के अंदर वो होते हैं 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ओके, और इनका जो लाइफ टाइम है ये शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड ही रहता है इनका। और ये क्या है कि इनका मेन फंक्शन जो है ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, ये मेनली डिफरेंट टाइप की होती है। क्या क्या टाइप्स हैं ये बताएंगे अभी। तो क्या है कि देखिए क्या है, जो ल्यूकोसाइट है ये मेनली दो टाइप की रहती है। वन इज दी ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और सेकंड क्या है, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हम उन्हें बोलते हैं, उन सेल्स के लिए ये वर्ड यूज होता है जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है उन्हें हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो जो ग्रेनुलोसाइट है इसमें मेनली कंसिडर होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और इसिनोफिल्स, ठीक है, और क्या है, बेसोफिल्स। ये मेनली तीन टाइप की सेल्स हैं वो ग्रेनुलोसाइट में कंसिडर होती है। उसके बाद में एग्रेनुलोसाइट है, इसके अंदर मेनली आती है लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड इज दी मोनोसाइट। ठीक है, ये मेनली दो टाइप की जो सेल्स हैं वो एग्रेनुलोसाइट हैं। अब ये देखिए जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये टोटल सेल्स का 60 to 62% बनाती है। ठीक है, और जो इसिनोफिल्स है ये टोटल सेल्स का बनाती हैं 2 to 3%, और जो इसिनोफिल्स हैं वो 0.5 to 1% बनाती हैं। लिम्फोसाइट्स हैं ये बनाती है 20 to 25%। ये परसेंटेज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। अब ये देखिए आगे हम थोड़ा इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो क्या फंक्शन करती हैं। जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो क्या है कि मोनोसाइट्स के साथ कंबाइन होके मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स टोटल सेल्स का 6 to 8% जो है वो फैगोसाइटिक सेल की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल की तरह फंक्शन करने के बाद में ये क्या करती हैं कि भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये उसे किल करती हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से ये क्या करती हैं, उस फॉरेन पार्टिकल को किल करती हैं। उसके बाद में देखिए जो इसिनोफिल सेल्स हैं जो कि टोटल सेल्स का 2-3% है, ये क्या करती हैं कि इन्फ्लेमेशन रिएक्शन शो करती है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसके कारण कोई इन्फेक्शन होता है तो इसिनोफिल सेल्स जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस करेगी। ठीक है, और उस इन्फेक्शन को किल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद आती हैं बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 0.5 to 1% है, और ये क्या करती हैं
कि ये मेनली 3 टाइप के केमिकल्स को रिलीज करती हैं। ये 3 टाइप के केमिकल कौन कौन से हैं? सेरोटोनिन है, हेपेरिन है एंड हिस्टामाइन है। ये 3 टाइप के केमिकल रिलीज करती हैं, और जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो उससे ये क्या शो करती है? एलर्जिक इफेक्ट शो करती है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो इस तरह से क्या है कि अपना इफेक्ट शो करती हैं। उसके बाद में देखिए कि एग्रेनुलोसाइट में जो 2 टाइप हैं, वन इज द लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या करती हैं कि मेनली 2 टाइप की होती है, और यही बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम प्रिपेयर करती हैं। ये 2 टाइप की सेल हैं, बी सेल एंड टी सेल। तो जो बी सेल है ये बनाती है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करती है, और जो टी सेल है ये बनाती है सेल मीडिएटेड सिस्टम ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, सेकंड जो है मोनोसाइट, जो कि लार्जेस्ट है इन साइज इन ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट साइज जो है वो मोनोसाइट का है। मोनोसाइट मैच्योर होके क्या बनाती है? मैक्रोफेजेस बनाती है, ठीक है। और जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं ये टी सेल के साथ कंबाइन करके फॉरेन पार्टिकल को रिस्पॉन्स करती हैं, ओके। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसके बाद जो आपका थर्ड बचा है, दिस इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? दीज आर दी सेल फ्रेगमेंट्स हैं। ये क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स हैं, और ये सेल फ्रेगमेंट जो है वो मेनली स्पेशल टाइप सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट सेल बोलते हैं। उससे ये इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये हमारी बॉडी में होनी चाहिए कम से कम 150 लाख टू 350 लाख तक, ठीक है। यानी इतना नंबर इनका हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेनली फंक्शन करती है वो करती है कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। यानी कि अगर किसी डिजीज में इनके नंबर अगर डिक्रीज होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कोएगुलेशन और क्लोटिंग फैक्टर पे क्लोटिंग इफेक्ट पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इनके नंबर जो है वो मेंटेन रहने चाहिए। जैसे कि डेंगू जैसी डिजीज में इनके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कोगुलेशन कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए क्या है, दिस इज द ऑल अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इनका जो लाइफ टाइम है प्लेटलेट्स का ये बहुत ही कम होता है, ये मोस्टली होता है 6 to 12 डेज। 6 to 12 डेज के बाद ये मर जाती है, और उसके बाद इनकी रिन्यू होती है, नई फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बोन मैरो एंड हीमोपोइसिस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोपोइसिस? हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड की फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। अब ये देखिए, जो हीमोपोइसिस प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, ये मेनली होती है रेड बोन मैरो में, ठीक है। रेड बोन मैरो के अंदर हीमोपोइसिस होती है। इसका मतलब येलो बोन मैरो है वो ब्लड की फॉर्मेशन नहीं करता, ब्लड की फॉर्मेशन जो होती है वो रेड बोन मैरो में होती है। अच्छा, इंट्रा यूट्रिन लाइफ जो होती है, यानी कि 3rd वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो उस केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो के अंदर जो है पार्ट्स है रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की फॉर्मेशन करने के लिए, वो क्या क्या होते हैं मेनली? वो होता है योक सैक होता है, योक सैक के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड क्या होता है? लीवर होता है, स्प्लीन में ब्लड की फॉर्मेशन होती है, और लिम्फेटिक नोड्स, इनके अंदर मेनली ब्लड की फॉर्मेशन होती है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, बॉडी के अंदर सारी ही रेड बोन मैरो होती है, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगती है। इसलिए क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है नया ब्लड जो बनना है वो कम हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो येलो बोन मैरो जो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, एट द एज ऑफ 25 ईयर्स
25 ईयर्स की एज में क्या होता है कि बॉडी के कुछ ही पार्ट के अंदर येलो रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिब्स के अंदर रेड बोन मैरो रहता है, स्टर्नम के अंदर रेड बोन मैरो रहता है, पेल्विक बोन है उसके अंदर भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और जो अपर आर्म्स पार्ट है, ठीक है, जैसे कि इसमें फीमर बोन आती है और ह्यूमरस बोन आती है, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही क्या करती है, मतलब रेड बोन मैरो इनके अंदर रहती है और ब्लड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, देयर इज वन ऑफ द टर्म, दिस इज द हीमोस्टैटिसिस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। इसका मतलब क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस की प्रिवेंशन करना, किसी भी तरह से ब्लड लॉस ना हो, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, हीमोस्टैटिसिस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं वो बोन मैरो में कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है। तो यानी कि बोन मैरो के अंदर कौन कौन सी सेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किस किस सेल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो बोन मैरो के अंदर क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है। ओके, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, और ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पहले 3 टाइप की सेल की फॉर्मेशन करती है। वन टाइप इज द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोइड सेल। ठीक है, इरिथ्रोइड स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, जैसे कि दिस इज वन। सेकेंड इज द मिलोइड सेल, मिलोइड सेल है, एंड थर्ड इज द लिम्फोइड सेल। ठीक है, ये 3 टाइप की सेल की फॉर्मेशन होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। जो इरिथ्रोइड सेल है, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ये बनाती है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है, आरबीसीज, आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है इरिथ्रोइड सेल से। उसके बाद जो मिलोइड सेल्स है ये बनाती है ग्रेनुलोसाइट बनाती है। ठीक है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जिनके साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में ये बनाती है मोनोसाइट्स बनाती हैं। ठीक है, और ये क्या बनाती है, ये बनाती है पहले मेगा कैरियोसाइट सेल, और मेगा कैरियोसाइट सेल से क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट सेल जो है वो मिलोइड सेल से बनती है। लिम्फोइड सेल जो है ये मेनली बनाती है लिम्फेटिक सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स, लिम्फेटिक सेल्स। और लिम्फेटिक सेल्स मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की है, कौन सी, टी सेल है और बी सेल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि बोन मैरो के अंदर जो स्टार्टिंग होती है हीमोपोइसिस की, वो कहाँ से होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। तो आज के लिए इतना ही, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।